जिंदाबाद। इंजीनियर डीसी कपिल साहब जिंदाबाद। भाई सुभाष जी जिंदाबाद। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आप अपनी जो भी बात कह रहे हैं उस बात को कहने का और उस हक को पाने का अधिकार आपको संविधान में मिला हुआ। संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि समान कार्य का समान वेतन मिलेगा। बिल्कुल, कोरोना काल में आपने ड्यूटी की है और इस समय जो कांवड़ का ये सारा चल रहा है, आपकी ड्यूटियां कांवड़ में भी लगी हुई है। 12 घंटे की ड्यूटी, तो कोई बात नहीं, 12 नहीं, अगर 14 घंटे भी काम कराएं दिक्कत नहीं, लेकिन 14 घंटे की सैलरी तो दोगे आप। ये तो नियम है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार कहा है, कई जजमेंट में कहा है, अलग अलग हाई कोर्ट में कहा है कि काम अगर एक जैसा है और नौकरी उनकी डेली वेजेस पर भी है या कॉन्ट्रैक्ट पर भी है, फिर भी उनको तनख्वाह और सुविधाएं वैसी मिलेंगी जैसी परमानेंट नौकरी करने वाले व्यक्ति को मिलती। इसलिए नहीं मिलता ना क्योंकि आप लड़ते नहीं हो। इस देश में आप मेरे से चाहे जितना कहते रहो, बीच बीच में बोलते रहो, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। यहां हासिल होगा लड़ने से। अभी यह डीसी कपिल साहब खड़े हैं, आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी राजा राम मोहन राय, वो जो एक हॉल है आईटीओ पे हुई थी ना। कपिल साहब के खिलाफ 4 मुकदमे डाल दिए डिपार्टमेंट ने, 4। कल हाईकोर्ट में डेट थी, परसों हाईकोर्ट में डेट थी, और हम बिल्कुल भी झुके नहीं उसके सामने। हमने कह दिया हमारा जो काम है हम करेंगे, इलीगल कुछ भी नहीं करेंगे, पर लीगल जो संविधान ने अधिकार दिया है, कानून ने दिया है, वो हम लगातार करेंगे। हाईकोर्ट में कह दिया हमने। तो हमें इस बात की परवाह नहीं है कि मुकदमे 4 हैं या 40 है या 400 है। हमें सिर्फ इतनी बात चाहिए कि लड़ाई जब अंतिम छोर तक पहुंचेगी उस समय तक आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। लड़ाई लड़ने का तभी मजा है, अन्यथा लड़ने का कोई मतलब नहीं है। आपके साथ जो अन्याय हो रहा है केवल आप नहीं है, ऐसे इसी दिल्ली में लाखों लोग हैं, चाहे आप हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे बिजली वाले हो, चाहे पढ़ाने वाले मास्टर हो, हर विभाग में यही हाल है। चाहे डीटीसी वाले हो, कोई ऐसा विभाग नहीं है जो छूटा हुआ हो। और देश, इसमें राजधानी में जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, मतलब किस कदर झूठा व्यक्ति है, जो कहता था कि साधारण व्यक्ति की तरह रहूंगा। 43 करोड़ रुपए तो आज उसके मकान के चमकाने में लगे। 43 करोड़, मुझे लगता है 43 करोड़ में एक साल तो आपकी तनख्वाह मिल जाएगी, जितनी तनख्वाह आपको मिलती है। ये स्थिति है नेताओं की, लेकिन ये नेता इसलिए ये सब करने में समर्थ हो जाते हैं, आप लड़ते नहीं। मुझे ध्यान है 1 महीने पहले जब मेरे घर पर मीटिंग हुई थी, आप सब लोग आए थे, उसके बाद से हम आज मिल रहे हैं। हम लोगों को बीच में काम करना चाहिए था, और मैंने कहा था कि जो भी आपकी दिक्कतें हैं सारी लिख के मुझे दो। आज तक आपने किसी ने नहीं दी मुझे लिख के। लड़ेगा कैसे आदमी, किस बात पर लड़ेगा? या तो आपको हम पे विश्वास नहीं है, या आप ये ठीक है बुलाया यार चले चलते, जो होगा सो हो जाएगा, नहीं तो जाने दे भाड़ में। लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती कभी भी। जीतनी तो बात ही छोड़ दो आप, लड़ाई तो ये तय करके लड़ी जाती है कि चाहे जो भी हो, आज मैं खड़ा हुआ हूं तो जब तक जीतूंगा नहीं पीछे नहीं हटूंगा। इस लड़ाई में या तो आर है या पार है, या तो इधर है या इधर है, तब लड़ाई लड़ी और जीती जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया, किसानों ने तय कर लिया चाहे जो भी हो जाए, जब तक कानून वापस नहीं होंगे हटेंगे नहीं। कानून वापस लिया सरकार ने, तब हटे वो। इसी तरह से और बहुत सी लड़ाइयां लगातार हो रही हैं। निर्भर इस बात पे है कि आप कितनी ईमानदारी से और कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं। अब सोचो, आप खुद, आप लोग 15 साल, 20 साल, 18 साल, 12 साल, 10 साल आपको हो गए अत्याचार झेलते हुए। अत्याचार ही तो झेले हो ना। दिल्ली जैसे शहर में क्या होता 15,000 रुपए? उनको नौकरी नहीं चाहिए, या उनको सैलरी नहीं चाहिए, या वो कोई दूसरे धंधे से पैसा कमा रहे हैं, ये भी एक सवाल है ना। तो निर्णय लेने के लिए तो सभी को आना चाहिए था। लेकिन ये हो सकता है, पहले सुन लीजिएगा, ये हो सकता है उनको अभी ये खबर ना हो कि भाई तुम्हें तो नौकरी से ही निकाल दिया गया। क्योंकि सबसे बड़ी कमी ये है, मैंने पहले भी एक बार आपको मीटिंग में कहा था कि मजदूर की सबसे बड़ी मजबूरी है, वो ये कहता है कि ये जा तो रहा है, इसका काम होगा तो मेरा भी हो जाएगा। यही होता है ना भाई, इसको सैलरी मिलेगी तो मुझे मिलेगी, मैं तो अपना आराम से बैठा हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उस दिन भी मैंने समझाया था
डिस्पेंसरियों में ये खबर आई है सब्जी में क्या 4 बजे सारे सीडीएमओ बुलाए हैं और सीडीएमओ को कहा है कि सारे निकाल दिए जाए। बात करेंगे। अब स्थिति ये है, जो इस बहन ने भी कहा, हम अंदर जा करके बात करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से बात करना चाहेंगे। 4 आदमी 5 आदमी, 1-2 लोग आप में से जाओ, 2-3 लोग और जाएं, और जो ये खबर है इसकी पहले जांच करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। भाई जब भी तो निर्णय लिया जाएगा। देखिए, अगर ये खबर सच है तो फिर हड़ताल अब और इसी समय से शुरू है, ठीक है ना? और ये हमारे अगर सही नहीं है तो फिर सरकार को लेटर देंगे। आपके काम के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को हम 2 बार लेटर दे चुके हैं। आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा होगा, आपके लड़कों को पता है। दोनों बार हमने अपील की है आपके लिए, लेकिन आज हम लेटर ये लगाना चाह रहे थे कि अपने भाइयों से बहनों से पूछें कि जब 2 बार का लगे हुए लेटर पे काम नहीं खुले और जो नहीं रहेंगी केजरीवाल जी के, तो फिर अब उसके दरवाजे पे जा करके या हड़ताल करना ही हमारे पास विकल्प बचा है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं। सर, मेरा नाम सुशील कुमार है। सुशील कुमार, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? सर, हम इतनी संख्या में यहाँ यूँ इकट्ठे हुए हैं कि हम दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी पे सुपर कम चौकीदार और नर्सिंग अर्दली की पोस्ट पे तैनात हैं और पिछले 15 से 20 साल हम इस डिपार्टमेंट को अपने दे चुके हैं। और 2016 में हमें दिल्ली सरकार ने डेली वेज करा था। उसके बाद हमें 89 डेज मिलते हैं, हर 3-3 महीने में हमारा रिन्यूअल खत्म हो जाता है और 2-2 3-3 दिन का हमें ब्रेक दिया जाता है। और जो है समस्या ये है कि हम मेडिकल डिपार्टमेंट में होने के बावजूद भी हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं। एक परमानेंट कर्मचारी है, उसके पास सारी मेडिकल सुविधाएं, हर चीज़ की सुविधा है। हमारे पास मेडिकल में जॉब करने के बाद भी कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। हमारा बच्चा बीमार हो जाए तो हम अपने बच्चे को किसी भी हॉस्पिटल में नहीं दिखा सकते। हमारे पास ये भी कोई आईडी नहीं है कि हम इस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। कोई आईडी कार्ड नहीं दे रखा हम लोगों को। आज हमारे सारे कर्मचारियों की उम्र किसी की 50 हो रही है, किसी की 55 हो रही है, लेकिन किसी का इस चीज़ पे किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ हम लोगों को 89 डेज दे के छोड़ दिया जाता है कि चलो आपको 89 दे दिया और इस पर नौकरी करते रहो। तो हमारा दिल्ली सरकार से यही कहना है कि हम सभी कर्मचारियों को पक्का करा जाए। हमने कई बार इस बात के लिए लेटर भी लगा दिया। कोरोना जैसी महामारी में जिस टाइम बाप बेटे से हाथ नहीं लगा रहा था और बेटा बाप को हाथ नहीं लगा, कोई अपने बाप को कंधा दे के राजी नहीं था, उस टाइम में हमने दिल्ली सरकार का और पब्लिक की सेवा करी और बीमारियां अपने ऊपर ली। लेकिन उस चीज का भी आज तक कोई खामियाजा नहीं है। हमारे कई साथी इस चीज में जो है शहीद भी हो गए कोरोना जैसी बीमारी से। लेकिन एक परमानेंट कर्मचारी मरता है तो उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाता है और हमारा डेली वेजर कर्मचारी मरा जाता है तो उसको कुछ नहीं दिया जाता, ना उसके परिवार को कुछ कॉम्पेंसेशन मिलता है और ना उसके परिवार को कोई नौकरी दी जाती है। तो गरीब आदमी की जान इतनी सस्ती हुई हुई है आजकल कि वो कहाँ जाए, अपने बच्चे को कैसे 15-16 हज़ार रुपए में पढ़ाए, कैसे खिलाए, एजुकेशन कैसे दे। आज आप एक सरकारी स्कूल में भी जाओगे, अपने बच्चे को आप कैसे पढ़ा लोगे 15-16 हज़ार रुपए में? किराया भी है, मकान का किराया है, पढ़ाई है, खाना है, तो 15 से सैलरी नहीं है और 15 हज़ार रुपए में कैसे इंसान गुजारा करेगा। और इसके बाद हम लोगों को ये बोल दिया जाता है कि भाई आप ठेके पे हो और आपको कभी भी हटाया जा सकता है, जिसमें कि दिल्ली सरकार ने हमें डेली वेज करा है। अच्छा, जैसे कर्मचारी ज्यादातर संस्था से जुड़ जाते हैं, तो किसी संस्था से, यूनियन से जुड़े हैं? हम लोग जो है ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए हैं। डीसी कपिल जी उसके अध्यक्ष हैं और वो अभी आ रहे हैं, वो भी इसमें अपना हिस्सा करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट के लेटर पे कभी कोई दिल्ली सरकार से वार्ता हुई नहीं? अभी तक तो जो है इस पे कोई वार्तालाप नहीं हुई है। हाँ, जो है यूनियन ने कई लेटर लगा दिए हैं इसके ऊपर, लेकिन ना तो हमारे से डिपार्टमेंट ने बात करने की कोशिश करी है और ना ही विभाग ने बात करने, दिल्ली सरकार ने बात करने की कोशिश करी है कि भाई इन कर्मचारियों को हम दिल्ली सरकार केजरीवाल जी की कोठी पे भी गए थे तो हमसे वहाँ पे भी कोई नहीं मिला और हमें ये कह के भगा दिया गया कि आप ऐसे यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते हो, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन इस चीज़ को किसी ने नहीं सुना कि हमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है और हमें ये कह के भेज दिया गया कि आपका जल्दी से जल्दी रिन्यूअल आ जाएगा, आपको सैलरी मिल जाएगी। लेकिन आज उस चीज़ को भी 3 महीने हो गए हैं और विभाग भी हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। विभाग में जाते हम बात करने तो वो हमें यही बात बोल देते हैं
कि बच्चे हम तुम्हारे लिए बात कर रहे हैं, हमने लिख के दे दिया है, हमें सिर्फ मीठी गोलियां दी जा रही है और कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ। फिर भी कब तक रहेंगे आप यहाँ? सर आज हम कुछ ना कुछ निर्णय लेके जाएंगे कि भाई या तो हमें रेगुलर करो, हमारी सैलरी रिलीज करो, कुछ तो हमारे लिए ऐसा करो कि हम कहाँ जाके मरे। जो ये हमारी बहन बेटियां आई हुई हैं अपने बच्चों को लेके, किसी का हस्बैंड है किसी का नहीं है, वो अपना घर कैसे चलाएगी? हम अपना एक 16,000 पे निर्भर है हमारा घर परिवार, तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? आप ये बताइए इस चीज में। ठीक है।